लेकिन उसको बेसिक पकड़ होनी चाहिए आपको। अब जी। ये नहीं कि कोई लड़का आज वीडियो देखा मेरी और कल घटना चक्र पढ़ेगा, परसों से सिलेक्शन, ऐसा नहीं होगा। बिना पीवाई घटना चक्र लगाए जी। उद्धार नहीं होगा। बस सर यही हमारा कहना है कि लड़ते रहिए, मरते रहिए और घिसटते रहिए जब तक निकल ना जाए। आपको 1 नंबर एक स्टूडेंट से एक्स्ट्रा लाना, आप 20 नंबर पर सब्जेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है और इसी की सीरीज में डेली हम एक एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं संजीव कुमार राय सर। इनका यूपी पीसीएस 2022 में डीएसपी के पोस्ट पर 93 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो सर, सबसे पहले हमारे तरफ से, हमारे व्यूवर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सर, पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम संजीव कुमार राय है जी। मैं बेसिकली रहने वाला आजमगढ़ का हूँ, लेकिन मैं रहता अभी फिलहाल लखनऊ में। जी सर, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? शुरुआती दौर में तो मैं 6th क्लास तक गांव में पढ़ा हूँ। जी। फिर उसके बाद 2 साल में बाराबंकी में मेरे अच्छा 6th और 7th। जी। फिर मैं यहाँ पे आ गया, क्या नाम है, लखनऊ। जी। फिर उसके बाद पूरा 10th 12th और ग्रेजुएशन मैंने लखनऊ से किया। सर, आपका मोटिवेशन एक कब से हुआ कि नहीं हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, और क्या बचपन से ही सपना था कि नहीं हमें बनेंगे डीएसपी एसडीएम? पिताजी पुलिस में है तो थोड़ा वर्दी से लगाव और थोड़ा इन सब चीज़ों में लगाव तो था, जी। लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकते। ये मेरा डेवलप हुआ था जब मैं ग्रेजुएशन के बाद जी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने गेट की तैयारी करी। उसी समय जब उसमें लगा कि इसमें इनपुट आउटपुट उतना नहीं है, जी। फिर मैं आया था सर, आपका ग्रेजुएशन किससे रहा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इतनी अच्छी सर आपके जो है कि स्ट्रीम लेकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपको तो पैकेज भी मिला हुआ, फिर इधर क्यों आपका झुकाव? बेसिकली हमको जो भी ऑफर्स और जो भी लोग जुगाड़ कह सकते हैं सब था, वो जी। कोर कंपनीज में नहीं था। जी। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आप आईटी सेक्टर सीएस में जॉब करें तो ये अच्छा है। जी। तो इसीलिए मैंने फिर गेट सोचा कि गेट से कोर कंपनीज मिल जाएगी, बट इसमें नहीं हुआ सिलेक्शन। जी। वही पिछली बार तो देखने में मिला 30-40% क्वेश्चन करंट से ही आ रहा है। जी। तो आप उससे बना लीजिए, बाकी घटना चक्र तो आपकी नैया पार लगा देगी, उसमें कोई वो नहीं है। सर, केवल घटना चक्र सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए? लेकिन उसको बेसिक पकड़ होनी चाहिए आपको। अब जी। ये नहीं कि कोई लड़का आज वीडियो देखा मेरी और कल घटना चक्र पढ़ेगा, परसों से सिलेक्शन, ऐसा नहीं होगा। जी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए। उसके बिना आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो ऐसे ही रट रहा है ना, जी। वो क्वेश्चन प्रीवाईक्यू ही तो है, और क्या है। उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। जी। सर, इस जो फिल्म्स के लिए जो करंट अफेयर्स की है, तो उसके लिए आपने क्या मैगजीन फॉलो किया था, क्या उसके लिए रिसोर्सेज आप कहाँ से? उसके लिए मैं पहले तो 6 महीना जो होता था उसका डेली वीडियो करता था। एक मिश्रा जी टेक्निकल करके चैनल है, जी। उस पर यूट्यूब पे सर? यूट्यूब पे जी। MJT एजुकेशन करके, जी। उसको डेली में करता था। फिर उसके बाद उसका कंपाइलेशन हो चलता ही था, उसको रिवीजन करता था। लास्ट टाइम में वो घटना सार आती है, जी। उसको भी देख लिया, उसके काले पन्ने जो बोलते हैं लोग। जी। फिर ये आई दृष्टि वाली भी जो आती है जी। वो भी पढ़ता था। उसमें बॉक्स वॉक्स वगैरह बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। बस ये यही 3 चीज़ मैंने पढ़ी। एक एक सेक्शन यूपी स्पेशल का भी रहता है, तो यूपी स्पेशल के लिए आपने क्या पढ़ा था, कहाँ से? देखिए प्रीलिम्स के लिए तो उसमें मैंने पढ़ा था कोर फैक्ट्स आती घटना चक्र की, कोर जी। फैक्ट्स करके आता है, तो वो जी। उससे पूरा पढ़ लेता है, उसी से हो जाता है। फिर थोड़ा सप्लीमेंट भी किया था, परीक्षा वाणी की हिंदी में आती है, जी। तो थोड़ा इंग्लिश मीडियम के थे तो पूरा चीज़ समझ में भी उसमें ज़्यादातर नहीं आता था। तो घटना चक्र ज़्यादा सब वो अच्छा था। सर, जो फिल्म्स का एग्ज़ाम होता है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो आपने बताया कि घटना चक्र की बुकें जो है इम्पोर्टेंट है पढ़ने जी के लिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन फंस ही जाते हैं अगर बेसिक हाँ क्लियर हाँ है तो। हाँ, बिल्कुल। तो क्या सर, जैसे कि अभी हमने भी वो देखा है, कई बार स्टूडेंट का कमेंट्स रहता है कि किताबें इतनी मोटी मोटी हैं, डिस्क्रिप्शन रहता है, तो कैसे, मतलब उसको कैसे याद करें? सभी चीज़ तो याद नहीं रहता, कैसे पढ़ें तो उसको? बात यही है ना कि आप एक बार में पढ़ के नहीं निकाल सकते इस पेपर को। जी। आपने जैसे हिस्ट्री है, जी। अब उसकी घटना चक्र की अगर बात करें और या फिर उसकी नॉर्मल बुक्स भी है, तो उसको जी। एक बार आप पढ़ेंगे जी। तो हो सकता है आपको 30 to 40% ही गेन होगा। जी। उसको आप 3-4 बार पढ़ेंगे तब आप जाके कहीं 80%, 90%, 100% ला पाएंगे उसका, तब वो रिगेन होता है। ऐसा नहीं कि आप आज बैठे एक बार पढ़े और तुरंत आपको रिगेन हो गया। सर, और भी इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में जैसे कोई यूट्यूब चैनल या साइट वाइट फॉलो की जिससे आप हेल्प लेते थे, तो बता सकते जी बिल्कुल, मेंस में मैंने बेसिकली बहुत हेल्प ली थी। हैं? जी। जैसे विजन आईएएस का था तो उससे मैंने सोसाइटी भी किया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो उसमें वो वाले सब्जेक्ट हैं जो नॉर्मल लोग इग्नोर कर देते हैं मेंस में लिखते समय उसे। जी। बाकी एथिक्स और इकोनॉमिक्स को जो था वो मैंने स्लीपी क्लासेस एक है चैनल, जी। उसको फॉलो किया। तो उनके बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत वो अच्छा से कराते हैं। जी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने फॉलो किया। जो फिल्म्स के बाद, आफ्टर फिल्म्स जो है 4 मंथ के बाद मेंस का एग्ज़ाम आता है, हाँ
तो सर मेंस का ही एग्ज़ाम आपको सिलेक्शन तक पहुँचाता है, जी, इसका ही सारा रोल है। हुँ, तो मेंस के लिए मतलब आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था? जो जीएस के 1, 2, 3, 4 पेपर थे, हाँ। सारे अपनी बुक लिस्ट और रिसोर्सेज बताइए? तो अब जैसे GS1 का है तो हिस्ट्री और उसमें आपका कल्चर है। जी, तो कल्चर हिस्ट्री तो बेसिक वही आपने घटना चक्र अरे वो स्पेक्ट्रम पढ़ी ही है, जी, स्पेक्ट्रम से हो जाता है उससे क्वेश्चन। जी, फिर उसके बाद आप ये कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है, तो इसके लिए मैंने विजन IAS की वीडियोस करी थी, जी, तो उसका नोट्स बना हुआ था, तो उससे हो जाता है। जी, फिर आपका सोसाइटी वगैरह है, तो सोसाइटी के लिए भी विजन IAS के मैंने किया था। जी, फिर पेपर 2 है तो आपका लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक है। और सबसे बड़ी चीज़ में रोल प्ले करता है पेपर 2 में, वो है गवर्नेंस और IR। जी, अब लोग क्या करते हैं, गवर्नेंस को इग्नोर कर देते हैं। जी, गवर्नेंस के लिए मैंने प्रदीप कुमार IAS हैं, जी, उनकी सर की किताब है, उन्होंने निकाली थी अपना, तो उसके लिए पूरी। और इस बार तो मैंने उसको देखा भी था कि आपका ये समझिए कि पेपर जो आया था वो क्वेश्चन वाइज उसी तरह जैसे उनके टॉपिक दिए हुए हैं वैसे ही आए थे। जी। और IR तो वही विजन 365 पढ़ लीजिए, उससे हो और सर जाता है। जो जियोग्राफी है वो फिजिकल जियोग्राफी उसके लिए फिजिकल ज्योग्राफी के लिए वही बेसिक का आप NCERT से पढ़ लीजिए, हो वही सब जाएगा। चीज़ जिससे है। वही आपको साइक्लोन पूछेगा, एयर जी, मास क्या होता है, ये सब पूछता है। वो बेसिक डेफिनेशन उसमें दिए विद। अब ये है कि आपको जब आंसर राइटिंग करना है तो सबसे आपको अलग क्या करना है, वो चीज़ें ये हैं कि आपको एंड टू एंड लिखना है। जी, उससे क्या होता है ना कि इंप्रेशन पड़ता है थोड़ा जी, एग्जामिनर का। फिर जहाँ डायग्राम बन सकते हैं वहाँ डायग्राम बनाइए, वही जी। नंबर आपको फेस करेंगे। सर एथिक्स के लिए आपने क्या पढ़ा था या फिर कोई कोचिंग के नोट्स लिए थे या फिर एथिक्स के लिए मैंने स्लीपी क्लासेस मैंने बताया ना, एथिक्स पूरा मैंने वहीं से किया था, जी, उनकी बहुत अच्छी सीरीज है। जी। वो एकदम बेसिक आपको बताएंगे जो आपके आस पड़ोस में चीज़ें और तो एग्जांपल को देते हैं। यूट्यूब पर मतलब फ्री है? हाँ, पूरा फ्री है उनका, वो जी, एथिक्स का पूरा कोर्स उनका फ्री है, आप जी, कर सकते जी, हो। और उसके बाद PMF IAS से भी कुछ उसमें मैंने वो कर लिया था, सॉरी उससे क्या बोलते हैं उसको, एक मैंने वो सप्लीमेंट लिया था, उसमें घटना चक्र भी था, घटना चक्र का भी रोल था उसमें, मैंने फ्लो चार्ट वगैरह उसी से देखा था। जी, तो उस तरह कर सकते हो। बाकी आप मोर देन इनफ स्लीपी क्लासेज जी। आपके। और सर इन्वायरमेंट के लिए आप क्या मतलब कौन सी चीज़ें फॉलो किए थे और कोई कोचिंग? इन्वायरमेंट के लिए तो मैंने अपना क्रिस्प नोट बना ही लिया था, एक जी, शंकर IAS, और ये एक दो अनअकैडमी से भी मैंने बनाया था उसमें चैनल। तो मल्टीपल रिसोर्सेज को अपना वो कंसोलिडेट करके वो सब चीज़ें मैंने करी। जी। तो सर अब थोड़ा सा बात करेंगे जैसे एक बेस्ट आंसर कैसे लिखते थे जो जिससे क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए लोगों से? अभी आपने बताया कि लोगों से कुछ अलग लिखें, जी, तभी जो है सिलेक्शन हाँ। निश्चिंत है। तो मतलब कैसे एक आंसर को इफेक्टिव बनाया जाए, एग्जामिनर भी अट्रैक्ट हो? अब मेरे एक मित्र हैं, अमन देओल नाम है उनका, जी, वो 2019 में SDM बने थे। जी, अब उनसे मुलाकात हुई तब हमने भी सीखा था आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। जी, जी, बेसिकली पहले हम पैराग्राफ में लिख रहे हैं और टाइमली पेपर भी नहीं हो पा रहा है। जी, तो फिर उन्होंने बताया कि आप इसको स्मार्टली कैसे लिख सकते हो, तो उसमें क्या है, फ्लो चार्ट बना दिया आपने, जी, कोई डायग्राम चार्ट बना दिया, उससे एरो खींच के आपने बना दिया। जी, और डायग्राम आप बेसिकली 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपको करना चाहिए, जैसे ज्योग्राफी है, जी, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी कई जगह डायग्राम काम आ जाते हैं। ये तो बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, उसके बाद आप डाटा स्कीम ये सब चीज़ें जो हैं ये मस्ट होती हैं। जी। आपको 1 नंबर एक स्टूडेंट से एक्स्ट्रा लाना है, आप 20 नंबर पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रहेंगे और जी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी। सर कई बार चीज़ें जैसे कि आपने बताया कि अभी जैसे कैसे याद रखना चाहिए। जैसे डेली का आपका शेड्यूल क्या रहता है? मतलब कि टारगेट बनाते हैं सुबह उठकर कई स्टूडेंट मतलब डेली कितने घंटे पढ़ेंगे। हुँ। तो आपका शेड्यूल कैसे रहता है? टारगेट कैसे करते थे कि नहीं हमको 4 दिन ये पढ़ना है वीकली या फिर मंथली? देखिए, पहली बात तो घंटे से पढ़ाई तो नहीं होती सिविल सर्विसेज की। जी, उसमें टारगेट हम यही बनाते थे कि अब एक सब्जेक्ट उठा है जिसको पूरा कंप्लीट करके, अब उसमें बाइफरकेशन नहीं करूँगा मैं जब कि तक कोई दूसरा ना, ये पूरा ना हो ये जाए। पूरा ना हो जाए, उसको पूरा करके। अब ये नहीं कि हम एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जी, तो उसमें बाइफरकेट हो जाएगा आपका माइंड, आप कैप्चर ही नहीं कर पाओगे, फिर जी, रिवीजन करने में प्रॉब्लम होगी। और इस तरह सब्जेक्ट भी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो एक सब्जेक्ट एक डे में वो रहता था कि अपने पन्ने डिसाइड कर लिए, 70 पन्ने इसका पढ़ लेंगे। हुँ, फिर करंट चलता ही था डेली। जी। फिर अब मेंस में हो जाता है तो आधा समय ऑप्शनल, आधा समय GS, आंसर राइटिंग भी करना उसी में। उसे सर लिखते थे कि नहीं हमें आज ये खत्म करना है, आज ये खत्म करना है? लिखते नहीं थे, माइंड में बनाते थे। अब दिखेंगे आप तो इतना। अब जैसे प्रीलिम्स है तो उसमें तो काफ़ी लाइट वेटेड मोड होता है कि भाई आप सब चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको लिखना कुछ नहीं। जी, अब मेंस में आपको अगर आप लिखने बैठेंगे ये सब चीज़ें करने, इतना टाइम कहाँ है आपके पास। जी, आप शुरुआती दिनों में एक टारगेट बनाइए कि हाँ, अब जैसे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी IAS की। अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया तो उसमें मुझे हर वीक का एक टारगेट है कि इस जी। पर्टिकुलर डे ये टेस्ट होगा। तो उसमें हमने 3-4 दिन में मिलकर वो ख़त्म कर लिया, ख़त्म हो गया।
सर इस प्रिपरेशन में आपको जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं 2018 से और सिलेक्शन भी नहीं हो पा रहा, तो फाइनली सर कुछ क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, जैसे ये रिलेटिव या फिर परिवार को? देखिए, परिवार से और रिलेटिव से तो नहीं उतना कुछ हुआ, क्योंकि सबको जब 19 से मेरा प्रीलिम्स निकलने लगा था ना, तो सबको जी ये था कि आज नहीं तो कल तो निकलेगा ही। अब ये क्या बनता है उसको देखा जाएगा, जी उसका प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम खुद से होती है जब आप अपना सेल्फ मोटिवेशन डाउन हो जाता है। जी तो जब मेरा प्रीलिम्स अब 19 का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 19 में मैंने उतनी अच्छी तैयारी भी नहीं करी थी। वो कोरोना वोरोना हो गया था, लॉकडाउन हो गया था। जी तो मैंने कहा अरे हो ही जाता होगा, इसमें लिखते कैसे पता ही नहीं था। फिर लेकिन 21 में मैंने बहुत मेहनत करी थी, जी जिसका परिणाम मुझे 22 में ज़्यादा मिला, 21 में नहीं मिल पाया। जी तो वहाँ हुआ। तो ये है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते सर हैं। प्लान भी सोचा था कि नहीं होगा तो ये करेंगे ऐसा नहीं, कोई? बहुत दोस्त मेरे से बोलते थे, बहुत घर वाले भी, मतलब एक दो हाँ, लोग बोलते थे कि अरे बड़ा टाइम लग जाता है, जनरल का कहाँ होता है इसमें, ये सब चलता था। हाँ, लेकिन हमारे पास ये था कि अब इतना टाइम इसमें दे दिए तो फिर इसको ही करना जी है। हाँ, फिर ये प्लान भी तो नहीं था, अभी तो फिलहाल नहीं था। जी हम्म, सर जो इंटरव्यू के लिए आप कैसे प्रिपेयर किए थे, कोई मॉक इंटरव्यू दिए थे जानने, और जो चीज़ें नहीं आती है कहीं ना कहीं ऐसा डर रहता है कि क्या पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे? वो तो नॉर्मल है। वो तो मेरा तो फर्स्ट टाइम था इंटरव्यू। जी तो वो तो ये चीज़ तो एकदम नॉर्मल सी है कि आपको डर रहेगा। मेरा तो लकीली हम्म, पहले दिन ही इंटरव्यू था। जी तो मेरे पास तो 2-3 दिन का टाइम था, समझ लीजिए। तो मैंने जल्दी जल्दी में यहाँ पे GS वर्ल्ड है हम्म, और IAS, उसमें एक एक मॉक दिया था। तो वहाँ से मुझे ये पता चल गया था कि हो तो जाएगा, उसमें बातचीत कर लेंगे। लेकिन डर तो लास्ट तक रहता है कि क्या ही पूछ ले, वहाँ पे क्या करें। बट आप जब वहाँ अंदर जाएंगे हम्म, वो एकदम लाइट। अब ये आप तो ऐसा नहीं है ना कि 2 दिन में पूरा 20 साल का GS पढ़ लिए, जो भी पर तैयारी कर रहे थे नहीं कर पाएंगे उसको। आप जी नॉर्मली करंट वरेंट जो भी उसमें चल रहा है उस पर ध्यान रख लीजिए। बाकी सब्जेक्ट पे आपको पकड़ होगी, जो बता पाइए बताइए। सर इस शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे अपने प्रिपरेशन में? हम हर चीज़ के लिए नहीं बनाते थे। हाँ, कुछ चीज़ें थी, जैसे मुझे अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट ले लीजिए, जी तो अब मुझे वीडियो भी करना है, बुक से भी कुछ चीज़ें निकालनी है, तो मुझे जहाँ 3-4 सोर्सेज लगते थे वहाँ मैं नोट्स बना लेता था, बाकी किसी का नोट्स नहीं बनाता था। जो जी अब मैं यही चाहता था कि जैसे मान लीजिए मुझे रिवीजन भी करना है, तो मैं उसका शॉर्ट नोट्स पढ़ूंगा, क्रिप्ट पढ़ूंगा, तो उतना मुझे मैं उसको बेसिक अपना एक बार रिवाइज कर लेता था, तो उससे ज़्यादा मुझे हेल्प मिल जाती। जी सर जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट जो इस बार भी देने वाले हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहेंगे? अरे सबसे पहले तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप लकी हैं या फिर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, जी प्रीलिम्स अगर आपका निकल रहा है तो एक न एक दिन मेंस भी निकलेगा। थोड़ा सा स्ट्रेटजी में परिवर्तन करिए, आंसर राइटिंग अच्छे से करिए। जी जिन लोगों का प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई अपना थोड़ा स्ट्रेटजी बदलिए। और ट्रेडिशनल, कुछ लोग तो एकदम ट्रेडिशनल हो चुके हैं कि हम किताब ही पढ़ेंगे चाहे जो हो जाए, हम मॉक नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं देंगे। मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक दीजिए। मॉक देने से ये होता है कि आपने हिस्ट्री पढ़ ली, कम से कम ये तो पता चलेगा 40% पढ़ें 50% पढ़ें, उसका अपना सेल्फ इवेल्युएशन तो हो जाएगा। आप मॉक टेस्ट दीजिए, आपको खुद ही पता चल सर जाएगा। मॉक टेस्ट कोई आपने कोई वेबसाइट पर देते थे, अभी कोई ये? नहीं, ऑफलाइन देता था। अब अब ऑनलाइन मुझे समझ नहीं आता। देखिए, अगर आपको ऑनलाइन पेपर देना तो आप ऑनलाइन दीजिए, जी पेपर दें ऑफलाइन देना। जी यहाँ आपको सब चीज़ मैनेज तो इस देखना चीज़ है। आप खरीद कर इसे मार्केट से लाते थे नहीं और? नहीं, मैंने हाँ ज्वाइन ही कर रखा था। वहाँ जाइए, वहाँ हाँ माहौल में बैठिए, तब तो जी पता चलेगा 2 घंटे में आप कैसे कर देते। जी अब जैसे मुझे पता चल गया था कि मैं मॉक देता था, मॉक देते देते पता चला कि 130-32 क्वेश्चन करूँगा तभी सिलेक्शन होगा। चाहे जितने आप टॉपर हो, अगर जी इतना 125-30 करेंगे तभी आपका होगा, उससे कम में नहीं होगा। सर जो आंसर राइटिंग है, तो आंसर राइटिंग के लिए मतलब डेली ऐसे कैसे प्रैक्टिस करते थे प्रीलिम्स के साथ साथ? डेली 3 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, एकाएक तो कोई जो है कि प्रैक्टिस हो नहीं पाती सर, इसके लिए तो कैसे मतलब उसे? नहीं, प्रीलिम्स के टाइम में एकदम छोड़ देता। जैसे 2-3 महीना प्रीलिम्स को बचा है तो जी कोई आंसर राइटिंग नहीं करता। फिर मेंस हुआ तो जैसे मान लीजिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के PYQ आपको साइट पे मिल जाएंगे। जी आप किसी भी साइट पे देखिए, UPPCS के सॉल्व भी मिल जाते हैं कहीं जी कहीं, नहीं तो मॉडल आंसर, मॉडल क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आपको। टेस्ट सीरीज सर आपने ज्वाइन किया था, देख मेंस देख सीरीज, देख रहे हैं। वो कितना हेल्पफुल रहता है मतलब? बहुत हेल्पफुल रहता है। अब आप उसको उस तरह मत लीजिए कि आपको वहाँ नंबर कैसे मिल रहे हैं, कि जी वहाँ वो कोचिंग वाले कैसे हैं, वो नंबर कैसे देते हैं। मेरा जानते सबसे पहले क्या था कि मैं गया, सोचिए मैं 21 में जब मैंने सबसे पहले पढ़ के देता था जी टेस्ट सीरीज, तो शुरुआत में मैं 11 से 12 क्वेश्चन सिर्फ लिख पाता था। जी अब मुझे वहाँ पता चला कि हाँ झील, अब हम लिख ही नहीं पाएंगे, चाहे जितना पढ़ लो आप लिख ही नहीं पा रहे हो। फिर धीरे धीरे मैंने बढ़ा, तो फिर 16 हुआ, 18 हुआ। फिर एक समय ऐसा आया कि मैं अगर मान लीजिए सब्जेक्ट रिवाइज करके भी नहीं जा रहा हूँ तो मैं 20-20 क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ और 5 मिनट बचा रहा है। और लास्ट टाइम में भी मेरा जब पेपर हो रहा था, जी मेन पेपर, उसमें मेरा 5 मिनट 10 मिनट पहले पेपर हो जाता था। सर इस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट रहता है? बहुत इंपॉर्टेंस है। आप पहली बार तो
पीवाईक्यू आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। जी इससे आपको पता चल जाता है ना कि एक ट्रेंड क्या है, कि जी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप कुछ भी, लोग यहाँ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का जिस्ट, जी अब एनसीईआरटी खुद में एक बेसिक बुक है, उसका जिस्ट पढ़ोगे तो फिर कहाँ से आपको होगा। जी। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो तो इनका सर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन भी बताते हैं हम लोग कि रिपीट होता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में रिपीट होता है। दोनों सब में रिपीट होता है। अप्रोक्सीमेट कितने, अगर बात करें तो कितनी क्वेश्चन रिपीट होता है? प्रीलिम्स में तो हम लोगों ने जितना गौर किया है कि अगर आप जीएस देखेंगे तो लगभग हर क्वेश्चन किसी न किसी साल आया ही आया है। जी या तो वो डायरेक्ट आया है जी या किसी के थ्रू आया है, जी वो आया ही आया है। बाकी करंट का क्या है, करंट तो करंट है। बाकी आप ये जान के चलिए, बिना पीवाई घटना चक्र लगाए जी। उद्धार नहीं होगा। तमाम बस सर यही हमारा कहना है कि लड़ते रहिए, मरते रहिए और घिसटते रहिए जब तक निकल ना जाए। और सबका होता है, सब लोग पढ़ेंगे, सबका होता है। ये आपसे 4 लोग कहने आएंगे कि तुम ये हो, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा है, तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा है। मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा टॉपर नहीं था कि मेरा भी वहाँ पेपर में नाम आया और ये सब था। जी। तो लेकिन वो है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए और निकल जाएगा। ओ थैंक यू सो मच सर, हमारे व्यूवर्स को और सजेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, सर ने वो सारी चीज़ें एक एक करके रिकवर किया, फिल्म से लेकर मेंस और इंटरव्यू के भी आपको गाइड किया, और साथ साथ घटना चक्र को भी बताया कैसे पढ़ना चाहिए, और मेंस और राइटिंग कैसे करनी चाहिए। और लास्ट में एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई ज़रूरी नहीं कि टॉपर होना चाहिए, आप लड़ते रहिए लड़ते रहिए। देखिए प्रयास करेंगे तो प्रयास करते रहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन प्रयास नहीं करते निश्चित है कि नहीं होगा। मेरा यही कहना है बिल्कुल फ्रेंड्स। बिल्कुल तो प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, प्रयास करते रहेंगे तो हो जाएगा, एक न एक दिन हो जाएगा। लेकिन आप प्रयास यदि नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उससे आने वाले अगले वीडियो में हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।